नमस्कार, कशिश न्यूज का हमारा विशेष कार्यक्रम देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ और आज हमारे इस खास कार्यक्रम में खास मेहमान जुड़े हैं, उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। सहकारिता एवं वन पर्यावरण विभाग के मंत्री प्रमोद कुमार चंद्रवंशी है। बहुत स्वागत है मंत्री जी आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। और सबसे पहले नए साल की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज इनका जन्मदिन भी है, इसके लिए भी इनको बहुत बहुत बधाई। मंत्री जी, आज बहुत कुछ बातें होंगी। राजनीतिक से परे हटकर आपकी दूरदृष्टि क्या है और किस तरह से आपको ये जो जिम्मेदारी मिली है उसमें आप आगे काम कीजिएगा, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगी, क्योंकि आपका जीवन संघर्षों से भरा रहा है। ऐसे में एक मामूली सा लड़का जिसने तेल और अखबार बेचकर अपनी पढ़ाई पूरी की हो, कभी आपने सोचा था कि 1986 से जब आप पहली बार एबीवीपी के जरिए राजनीति में आते हैं और आज इतनी बड़ी जिम्मेदारी मंत्री बनाया गया है, आपको विभाग की ये जिम्मेदारी मिली है, सरकार ने आप पर भरोसा जताया है, कल्पना की थी कभी आपने इसकी? नहीं, जब मैं एबीवीपी में था तो उस समय तो हमारी पार्टी की उतनी बड़ी पार्टी की ताकत भी नहीं थी और संगठन का उतना कोई बहुत बड़ा आधार नहीं था। तो मैंने कभी नहीं सोचा कि हम भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे या हम पार्टी के महामंत्री बनेंगे या पार्टी के बड़े पदाधिकारी बनेंगे, एमएलसी बनेंगे, मंत्री बनेंगे। दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन एक विचारधारा, आइडियोलॉजी, इसके लिए हम लोग काम कर रहे थे। और मुझे लगता है कि आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो उस विचारधारा की आज विजय हुई है, जीत हुई है। कि जो कभी भारत में जय श्री राम लगाने में किन्हीं को शर्म आती थी, डर लगता था, तो जब आप हमारे प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं तो वहाँ जय श्री राम और वैदिक मंत्रों से उनका स्वागत होता है। और भारत में भी जो अपने आप को सेकुलरिज्म कहते थे कि मैं धर्मनिरपेक्ष हूँ और मैं जय श्री राम नहीं लगाऊंगा, वो भी आज प्रयागराज में गंगा स्नान कर रहे हैं, सूट पर जनेऊ का धारण कर रहे हैं, हनुमान जी का पाठ कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जिस आइडियोलॉजी और विचारधारा के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे थे 90 के दशक में, 80 के दशक में, वो आज उसकी विजय हुई है। उस विचारधारा की आप बात कर रहे हैं तो आपकी शुरुआत जो हुई थी एक झोपड़ी से शुरुआत हुई थी, आप वहां से निकले हैं। जैसे कहा जाता है ना, कीचड़ से कमल खिलता है, वो कमल आप दिखाई दे रहे हैं। विद्यार्थी परिषद में कैसे आए? विद्यार्थी परिषद में अब जिस कॉलेज में हम पढ़ते थे वहाँ समस्याएं कुछ थी, तो समस्या के लेकर के मैंने स्वतः अपने एक आवेदन लिख करके प्रिंसिपल साहब को मैंने दिया। तो उन्होंने कहा कि कॉलेज के सभी विद्यार्थी, मैंने दस्तखत करवाया, उस पर सिग्नेचर करवाया कि कॉलेज में पंखा नहीं है, सारे व्यवस्था है, कुछ गड़बड़ है, इस सबको ठीक किया जाए। वो धीरे धीरे एक बड़ा जन आंदोलन बने, कॉलेज का एक बड़ा आंदोलन बन गया। उसी में विद्यार्थी परिषद के लोग थे, उस समय जो काम देख रहे थे, उनको लगा कि ये लड़का जो है स्वतः समस्या के लिए आंदोलन कर रहे हैं। तो उनके वो संपर्क में वो हमको ले लिए और बोले कि आप जो कार्यक्रम कर रहे हैं उसको विद्यार्थी परिषद के माध्यम से कीजिए। तो हमको लगा ठीक है भाई, हमको भी एक प्लेटफॉर्म मिल गया, हम अकेले थे, अब हमारा एक संगठन हो गया। तो उसमें हम गए और वो पहली सफलता मिला कि उस कॉलेज के प्रिंसिपल को हम हटवाए। कॉलेज के प्रिंसिपल उसमें मगध विश्वविद्यालय के वीसी थे, मंगल दुबे। तो वीसी को हम लोग हटाए और दूसरा प्रिंसिपल को हटाए उस आंदोलन के तहत, और फिर दूसरे प्रिंसिपल बने और कॉलेज की समस्या का भी समाधान हुआ। और मैं बता रहा हूँ, उस समय हमारे एक विद्यार्थी को वो कॉलेज से सस्पेंड कर दिया गया था और वीसी कह रहे थे कि हम पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराएंगे। हम कहे नहीं, इसी कॉलेज में एडमिशन होगा, पटना यूनिवर्सिटी में, इसी कॉलेज में हम लोग करेंगे। और उसका एडमिशन भी करवाए और प्रिंसिपल साहब को वहाँ से हटवाए भी। अच्छा, किन थोड़ा सा पीछे के दिन की याद करें तो आप विद्यार्थी परिषद में गए, लेकिन पढ़ाई कैसे कर पा रहे थे? क्योंकि आपका बैकग्राउंड बहुत कमजोर था, झोपड़ी के घर में पूरा परिवार रहता था, वहाँ से आप इतने उच्च शिक्षा तक गए। डॉक्टर प्रमोद कुमार चंद्रवंशी आज आपका नाम है। तो ये सारी चीजें कैसे हो पाई? कहाँ से? हमारे पिताजी एक सामान चपरासी की नौकरी करते थे और जब मैं मैट्रिक किया तो मेरे पिताजी ने कह दिया कि अब हमसे पढ़ाई नहीं होगी। लेकिन माँ हमारी दूसरे से कर्जा लेकर के मुझे एडमिशन करवाई
और 250 रुपया एडमिशन का था, तो माँ दूसरे से कर्जा लेकर के और मुझे एडमिशन करवाई और किसी तरह से आगे फिर पढ़े। आगे कुछ और हमारे इष्ट मित्र भी उसमें कुछ मदद किए। फिर जब एमए में एडमिशन की बात आई तो उसमें भी आर्थिक संकट आया, उसमें भी कुछ हमारे मित्र लोग उसमें भी मदद किए। और जब मैं पीएचडी के लिए, हमारे जो गाइड थी हमारे संगठन से ही जुड़ी थी, डॉक्टर मधुबाला वर्मा, मुझे लगा वो भी नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर वो बहुत हमको एक पुत्रवत मुझे डांटी है कि प्रमोद जी ऐसे जीवन में चलते रहता है, किसी तरह से हम आपको पूरा मदद करेंगे। और उन्होंने हमको मदद की और मैंने मगध विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि ली। तो कई संकट तो आया जीवन में, उस चीज़ को याद करने के बाद मन भावुक हो जाता है, इसलिए उस चीज़ को याद करना नहीं चाहते। बिल्कुल भावुक आप नजर भी आ रहे हैं। और बिल्कुल, और संघर्षों की मैं बात करूं या जिन संकट के दौर से आप गुजरे हैं, हमने ये भी जाना आपके बारे में कि घर घर जाकर आप अखबार बेचने का काम करते थे, आपने उस जरिए अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है। क्या वो कभी फेज आया ऐसा, कभी लगा कि अब थक चुका है मन, अब हार चुका है, अब यहीं गिव अप कर देना है, रुक जाना है? नहीं, कभी ऐसा नहीं लगा, लेकिन एक ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि जब मेरे घर में बहुत माली स्थिति हो गई थी, अब लगा कि अब क्या करना नहीं करना। उसी पीरियड में मुझे लगा कि एकदम तुरंत हमें पैसे की आवश्यकता है। तो मैंने उस समय जो अपने संगठन के ही लोग थे, तो मैंने तुरंत अखबार शुरू किया। लेकिन जो अखबार जिस वेंडर से बरसों से ले रहे थे, वो भी छोड़ना उसको नहीं चाह रहे थे, क्योंकि वो भी गरीब आदमी है। तो किसी तरह से मुझे 17 लोग तैयार हुए अखबार लेने के लिए। तो 17 लोग को मैंने करीब महीना दिन मैंने अखबार दिया, क्योंकि मैंने संगठन से कमिटमेंट कर दिया था कि हम फुल टाइमर निकलेंगे, पूर्णकालिक निकलेंगे। तो एक संगठन के जो मैं संगठन से जो दायित्व मैंने जो कमिटमेंट किया था उसको भी मुझे पूरा करना था। तो 1 महीना के बाद फिर हम अपने हमसे जो छोटे भाई थे, मैंने उनको कहा कि अब बाबू तुम बांटो, हम विद्यार्थी परिषद में संगठन मंत्री के रूप में निकल रहे हैं। तो 1 महीना के बाद फिर वो बांटे। उसी पीरियड में एक बार बरसात का दिन था, मेरा चचेरा भाई वो अखबार बांटने जा रहे थे, उसको बिजली की शॉर्ट से उसकी मृत्यु हो गई। मैं उस समय विद्यार्थी परिषद के काम में सीतामढ़ी था, मुझे जानकारी मिली, मैं बहुत विचलित हो गया कि कौन सा दिन मुझे देखने को मिला। मैं आया किसी तरह से, फिर उसका जो करना था हुआ। वो दौर भी मैंने देखा है। उसके बाद कई संकट आए, लेकिन सबको झेलते हुए संगठन मेरे पीछे पीठ पर खड़ा था। हर समय संगठन मुझे बल दिया, हमको मदद किया। कभी संगठन मुझे अकेला नहीं छोड़ा, इसलिए मैं संगठन का बहुत ऋणी हूँ, मैं उनके शुक्रगुजार हूँ। आज जो भी मैं कुछ हूँ तो संगठन के कारण ही हूँ आज। बिल्कुल प्रमोद जी, आप लोगों के लिए एक प्रेरणा है, क्योंकि जिस तरह से आपका जीवन संघर्षों से भरा रहा और आज आप बिहार सरकार में मंत्री है, ये वाकई में काबिले तारीफ है। और आपका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणादायक भी जरूर है। एबीवीपी से चलिए आपकी शुरुआत तो हुई, लेकिन आगे कैसे बढ़े, कैसे दिलचस्पी आई राजनीति में, और क्या कोई आपके लिए भी वो राजनीतिक गुरु बना जिसको देखकर आपके अंदर भी वो भावना आई हो? देखिए, भावना मुझे जब मैं बहुत छोटा था, जब जेपी मूवमेंट हो रहा था, मैं छोटा था उसमें बहुत, तो अखबार में कि जेपी हैं और ऐसे ऐसे आंदोलन है, उनको 150 घेरे हुए हैं। तो उसी समय मुझे लगा कि मैं भी कुछ ऐसा करूं कि मेरे पीछे भी 150 लोग रहें। और मेरे पिताजी तो वामपंथी विचारधारा के थे, हम विद्यार्थी परिषद में थे। कभी कभार पिताजी से नोकझोंक भी विचारधारा के कारण हो जाता था। लोग कमेंट करते थे कि ये अटल बिहारी वाजपेयी बनेगा, कुछ करेगा नहीं, ऐसे तो सुनते थे, लेकिन काम भी करते रहते थे। ऐसे हमारे संगठन में कई कार्यकर्ता के भी उनके माँ पिताजी से बात सुनने को मिलता था, क्योंकि एक धारा थी हम लोग का एक विद्यार्थी परिषद में। तो कई बार ऐसे सुनने को मिलता था। कभी कभी घर परिवार से भी, आस पड़ोस से भी सुनने को मिलता था कि पिताजी एक समान काम कर रहा है, ये नेतागिरी कर रहा है। ऐसा
कई बार, लेकिन वो सबको नज़रअंदाज करते हुए, और मैं विद्यार्थी परिषद में था तो मैंने कहा कि संगठन मेरा बहुत बल दिया। उसमें हरेन जी थे हमारे संगठन के क्षेत्रीय संगठन मंत्री, उन्होंने काफ़ी हमको बल दिया, वो हमको संभालने का काम किए। उसी तरह से जब भाजपा में आए तो प्रचारक, वो भी हरेन जी भी प्रचारक थे, संघ के प्रचारक थे, यहाँ भी नागेंद्र जी संघ के प्रचारक थे, उन्होंने भी मुझे बल देने का काम किया। और संगठन के कई लोग, पूरा संगठन मैं कर रहा हूँ, एक व्यक्ति नहीं, लेकिन हाँ एक प्रचारक के नाते, उन्होंने संघ के प्रचारक थे तो उनकी एक अपनी भूमिका थी, उस भूमिका में उन्होंने मुझे बल दिया। और देखिए यहाँ अनिल जी बैठे हुए हैं, इनके यहाँ भी मैं तेल पहुँचाता था, बैठे हैं सामने बैठे, नहीं सत्तू तेल मसाला। तो संगठन के कई लोगों का, मुझे मान लीजिए कि जो हमसे सामान ले रहे हैं तो वो भी हमको सहयोग ही कर रहे हैं, नहीं तो उसका चाहते तो हम नहीं लेंगे। तो सब लोगों ने मुझे काफ़ी सहयोग और मदद किया, और इसलिए मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। राजनीति में आप आए तो क्या सोचा था आपने कि कहाँ तक जाएंगे? अकस्मात आपको एमएलसी का ऑफर आता है, उसके पहले तक आप किस स्थिति में थे, और वो ऑफर आया तो किस स्थिति में अपने आप को पाए? मैं बता रहा हूँ कि जब हम एबीवीपी से लौटे थे ना, तो हमारी स्थिति बहुत खराब थी। तो मैं एक मंत्री जी के यहाँ भी काम किया, और मैं 5 साल ही रहा, लेकिन जो लोग मुझसे मिलते थे कहते थे कि प्रमोद जी ये जगह आपके लायक नहीं है। जो हमारे एबीपी में तेवर देखे थे, काम का, संगठन का विस्तार देखे थे, हमारा जो स्पीच देखे थे, ऐसे लोग कहते थे जगह आपके लायक नहीं है। ये हमारी मजबूरी थी, समस्या था हमारे सामने, लेकिन मैं ठान लिया था कि हमको यहाँ रहना नहीं है, मुझे नहीं रहना है, ये मैंने संकल्प कर लिया था। ठीक 5 साल के बाद हम अपना एक स्टेशनरी का दुकान संचालित किया, आज भी वो दुकान है, हमारे परिवार के लोग चला रहे हैं। उस स्टेशनरी की दुकान में मैं बैठता था, फिर कुछ दिन के बाद हमारी पत्नी भी बैठी, फिर छोटा हमारा बच्चा था, वो भी थोड़ा बहुत हेल्प कभी कभी कर देते, 2 घंटा 1 आध घंटा वो भी बैठ जाता। छोटा बच्चा सब था, सब 9th 10th का बच्चा, वो सब मिलके उसको हमने किया। लेकिन वो दुकान मेरे लिए लकी हुआ, और काफ़ी अच्छा वो उसका आमदनी का स्रोत हुआ, तो आज भी है। और मैं हमेशा संगठन की प्राथमिकता देते रहा, हमेशा संगठन की जो संगठन कहे, तो हमारा निजी भी कुछ नुकसान हो जाए तो मैंने उस संगठन के काम को प्राथमिकता दिया। तो जब मैं स्टेशनरी का दुकान भी चला रहा था, तो यदि संगठन का कोई काम है तो पहले उस काम की प्राथमिकता, और तब फिर वो बिजनेस या व्यापार जो भी है। उसी क्रम में हमारी पत्नी भी, यदि पार्टी के काम में कोई विलम्ब हो गया, कुछ हो गया, तो पत्नी भी बैठ जाती थी, बच्चे भी बैठ जाते थे। तो ये मेरा कमिटमेंट था कि जो हम जीवन में संकल्प करें उसको हम पूरा करें। तो उसी क्रम में काम करते रहे, और स्वर्गीय सुशील मोदी जी और कई ऐसे लोग थे, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। सब लोगों ने मुझे ये मदद किया, तो ऐसे ही चलते। ऐसे आप तो आपकी बता रहे थे कि वामपंथी विचारधारा के पिताजी थे, लेकिन पत्नी तो विद्यार्थी परिषद के परिवार से थी। हाँ, वो परिवार से शादी आपकी विद्यार्थी परिषद में रहते हुए ही तय हुई। तो और देखा देखे भी विद्यार्थी परिषद में रहते हुए हुआ, घर में खाना खाने गए, वहाँ एक दूसरे को देखे, और आपका वो पत्नी आज भाग्यशाली तो साबित हो रही है। तो वो इसलिए तो हेल्प की हमको, दुकान पर बैठती थी वो, तो सपोर्ट तो उनका मिला ही, इसी कारण सपोर्ट मिला कि वो संघ विचार की थी, तो मुझे उनका सपोर्ट सहयोग मिला। ठीक है, ये अच्छी बात है कि आप सभी के सहयोग को आज भी याद कर रहे हैं, और ये बताता है कि आप भले ही तल्ख तेवर के हो, लेकिन मंत्री बनने के बाद भी आज भी जमीन पर आपका पांव है, और यही वजह है कि आपसे मिलना भी आम जनता, आम लोगों के लिए बहुत आसान है। आपसे बात करेंगे मंत्री जी, लेकिन फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में बहुत स्वागत है, और हमारे साथ आज मंत्री प्रमोद कुमार चंद्रवंशी है, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। अब मंत्री जी, आपके राजनीतिक करियर की, आपके जीवन की हमने बात की, लेकिन अब ये जो विभाग आपको मिला है, ये जो नई जिम्मेदारी आपको मिली है, कैसे इस जिम्मेदारी को आप देख रहे हैं, और कितना भरोसा आप जनता को आज दिलाना चाहिएगा कशिश न्यूज के जरिए कि हम अपने जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएंगे, यानी हम वो जो काम करके देंगे वो जनता के लिए वाकई में एक वरदान होगा?
देखिए, जिस तरह से संगठन का जिम्मेवारी मैंने निभाया, जी। उसी तरह से सरकार की भी जिम्मेवारी को मैं पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करूंगा। और मैं हर अपना 2 विभाग मेरे जिम्मे है अभी, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, दूसरा है सहकारिता। तो आपकी जानकारी के लिए कि सहकारिता विभाग में जैसे मैं ज्वाइन किया 25 तारीख को, उसको 2 दिन के बाद मैं प्रमंडलीय स्तर पर उसका रिव्यू किया। 9 प्रमंडल है, 9 प्रमंडल के सारे पदाधिकारियों के साथ और हमारे सेक्रेटरी और जो भी हमारे मुख्यालय के पदाधिकारी थे सबके साथ मैंने रिव्यू किया। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वाइज मैंने रिव्यू किया। उसके बाद मैं हर जिस जिला में जाता हूं अपने पार्टी के कार्यक्रम से, तो वहां अपने दोनों विभाग के पदाधिकारियों को बुला करके और मैं रिव्यू करता हूं। दूसरी बात कि जहां तक बहुत इम्पोर्टेंट, दोनों विषय बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो सहकारिता में रोजगार की असीम संभावनाएं हैं, बहुत अधिक संभावनाएं हैं। उसमें शहद उत्पादक का बहुत बड़ा उसमें काम है, मछली का उत्पादक श्वेत क्रांति जिसको कहते हैं उसका बहुत बड़ा एक काम है। सब्जी भेज फेड, मुझे मालूम पड़ा कि पिछले बार यहाँ से दुबई सब्जी गई थी, उसमें बहुत बड़ा काम है। तो सहकारिता में भी प्रखंड स्तर, पंचायत स्तर पर बहुत रोजगार की संभावनाएं हैं। उसको मैं अपने विभाग के सभी लोगों से आग्रह, मैंने ये निर्देश दिया हूँ, इसको हम लोग कैसे और ज़्यादा से ज़्यादा पंचायत स्तर पर हम उसको कैसे काम करें, इसकी एक कार्य योजना हमने कहा है कि बनाइए। और पिछले बार की जो बजट का जो भी राशि है वो यदि उचित जगह पर खर्च होता है तो उसको खर्च कीजिए। और अगले साल के बजट की पूरी तैयारी हमने कर ली है कि हमको किस किस क्षेत्र में कितना बजट की हमको आवश्यकता होगा। उसके बाद पैक्स के माध्यम से, एक तो अब कोऑपरेटिव के माध्यम से हम किसान लोगों के इंश्योरेंस भी करवा रहे हैं, उनको कृषि यंत्र भी दे रहे हैं। कई ऐसे स्कीम है जिसका मैं, और मुझे डीपली उसको अध्ययन करना है, देखना है। और मैं इसमें चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण युवाओं को जो बकरी पालन का है, इतना माने रोजगार का इसमें संभावना है। मुझे जहानाबाद में रहते हुए मुझे पता चला, गया कि शहद उत्पादक हैं, उन्होंने कहा कि 50,000 से हमने शुरू किया, आज मेरे पास 4 करोड़ का टर्नओवर है शहद का। और किस चीज़ का शहद? तो सहजन का शहद, नीम का शहद। अभी तक हम लोग देख रहे थे कि लीची और आम का ही शहद होता है, तो सहजन का, सरसों का। तो हमने कहा कि तो बहुत अच्छी बात है, इसको और ज़्यादा कई ऐसे लोग हैं आज कि जिनके पास खेत है, करने वाला कोई नहीं है। कोई दिल्ली रह रहे हैं, कोई मुंबई रह रहे हैं, कोई और कहीं रह रहे हैं। तो मैं लोगों से प्रयास करूंगा कि एक तो धान की उपज इतनी हो रही है कि सरकार उसको खरीदने में असमर्थ है, ठीक है। तो ये सब चीज़ में यदि हम जाएंगे, खेती करेंगे। अभी आपकी जानकारी के लिए, फूल यहाँ से कलकत्ता से आता है। एक समय मछली भी हैदराबाद और कलकत्ता, आंध्रा से आता था। अब उसमें भी हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं। तो आने वाला समय में मैं चाहूँगा कि फूल की खेती में आत्मनिर्भर हो, इसका भी कोऑपरेटिव बना करके हम काम करें। और उसके बाद आपकी जानकारी के लिए कि हर ब्लॉक में से हम एक इसको क्या, मॉल टाइप के कम्युनिटी, जिसमें जन औषधि की भी दवा मिले, हर प्रकार के अनाज भी मिले। तो जितना एक ग्रामीण लोगों की आवश्यकता है वो वहाँ अवेलेबल हो और वहाँ मिले। और सभी को कंप्यूटराइज किया जा रहा है। पैक्स में बहुत लोचा है, खास करके किसानों के जो धान खरीद होते हैं, दलालों से बचाने के लिए किसान को पैक्स के जरिए धान बेचने का और खरीदने का आदेश मिला था सरकार की तरफ से, लेकिन वो धान नहीं खरीद पा रहा है, माने दे नहीं पा रहे हैं किसान। फिर वो बिचौलियों के बीच चले जा रहे हैं, असली किसान पीछे रह जा रहे हैं, जो दलाल टाइप के किसान हैं वो आगे आ जा रहे हैं और पैक्स उनको प्रश्रय दे रहा है। देखिए, एक तो मुझे बीच में मंत्री पद का भार मिला है, जगह मिला। आप जहाँ जो बता रहे हैं वो मैं लोकेट कर लिया हूँ कि कहाँ लीकेज है। और इसीलिए मैं जब जिला में जाता हूँ तो सारे पदाधिकारियों के साथ बैठ करके जब बात करते हैं, तो जो होमवर्क धान अधिप्राप्ति के पहले हो जाना चाहिए, जैसे सारे पैक्स को अप टू डेट हो जाना चाहिए। और जब मान लीजिए कोई डिफॉल्टर है तो उसको ठीक कर लेना चाहिए, कोई राइस मिल का सत्यापन कर लेना चाहिए, उसकी भौतिक सत्यापन हो, उसका जो भी प्रक्रिया है ये 15 नवंबर के पहले कर लेना चाहिए था।
1 नवंबर से उत्तर बिहार में धान की अधिक प्राप्ति हुई, 15 नवंबर से इधर। तो इस बार हुआ नहीं हुआ। हो सकता है चुनाव के कारण सारे चुनाव था पदाधिकारी, और मंत्रालय भी बंटना था। नहीं वो नहीं था। तो मैं अपना जो टास्क रखा हूं कि अगली बार मैं धान अधिप्राप्ति के 15 दिन पहले गोडाउन कैसा है, कौन सा पैक्स डिफॉल्टर है, उसको हमको कैसे ठीक करना है, नहीं तो उसमें भी कुछ गड़बड़ होते हैं, हमको यहाँ नहीं वहाँ जोड़ा जाए, इसमें भी विवाद होता है। तो मैंने अपने अधिकारियों को कहा है कि जो पैक्स किसी तरह से डिफॉल्टर है तो निकटतम पैक्स से ही जोड़ा जाए, उसमें किसी का कोई पैरवी नहीं। नहीं तो लोग यहाँ पर है पैक्स, तो पैक्स के बगल में डिफॉल्टर, उसके बगल में ए है, बी है, तो ए बी ना जोड़ के उसको डी से जोड़ दिया है। तो ऐसा क्यों हो भाई, ऐसा क्यों डी से जोड़ना, जब उसके बगल में ए पैक्स है तो वहां जोड़ना चाहिए। तो ये सारा हमने उसी मिली भगत में तो कई जगह कई राइस मिलर जो हैं आप पैक्स के जरिए धान लेकर के गटक गए हैं और करोड़ों का धान गटके हुए हैं बिहार सरकार का, और उन वो चावल बना करके देना था वो आज तक न दिए हैं, डिफॉल्टर होते हुए भी उन पर कार्रवाई नहीं हुई है। देखिए, एक शिकायत मुझे मिली कि कई राइस मिलर वो बिजली कनेक्शन ही नहीं है, धान कूट करके दे दिए। तो मैंने इस बार कहा है कि जितने राइस मिलर हैं उनको उतना दिन का बिजली बिल विभाग को देना पड़ेगा। कि आप मान लीजिए नवंबर दिसंबर जब से आप धान की कुटाई करते हैं, 2 महीना, अभी 28 फरवरी तक धान की प्राप्ति है, तो उतना दिन का आप राइस मिलर जो है बिजली बिल विभाग को जमा करें कि हमने इतना किया। नहीं जमा करते हैं तो हम बिजली विभाग से मंगवाएंगे कि इनके नाम से राइस मिल चल रहा है, ये इनका बिजली कितना उठा है। तो ये मैंने सख्ती की है कि अब कोई राइस मिलर बिना धान कुटाई किए हुए चावल, मालूम पड़ा कि इधर उधर से लोग करते हैं, तो मैंने उसको ये कर दिया कि अब ये सब नहीं चलेगा। और मैंने सभी लोगों को कहा है कि आप कार्य संस्कृति में बदलाव लाइए। और अभी तक हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि किसान से ही धान की अधिप्राप्ति हो। कई पैक्स का मैंने रजिस्टर भी चेक किया है, पैक्स में जा करके। और मैंने अपने अधिकारी को कहा कि जो किसान से धान खरीद के रजिस्टर पर चढ़ाए हैं और जो ऑनलाइन किए हैं उन दोनों को मिलान कीजिए। ऑनलाइन में पहले उन्होंने किसान ऑनलाइन किए हैं कि भाई हमको धान करना है, तो मैंने उसको देखा। फिर कितने किसान निबंधित किए जिला में, कहीं 25,000, कहीं 2800, जो भी है, और कितने लोगों से धान खरीदे। तो हम रजिस्टर और जो ऑनलाइन जो कंप्यूटर पर जो है दोनों का मिलान करेंगे और जो उसमें दोषी पाएंगे उन पर कार्रवाई होगी। ठीक है, ये अच्छी बात है कि आप अपने स्तर से ही हर एक चीजों को बारीकी से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और जो गड़बड़ी करेगा उस पर कार्रवाई की बात भी आपने कही है। लेकिन देखिए, मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा, चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों की अगर मैं बात करूं तो आपकी तरफ से कागजी प्रक्रिया तो पूरी कर दी जाती है, लेकिन वो जानकारी किसानों तक नहीं पहुंचती है, और यही वजह है कि वो बिचौलिए के चंगुल में फंस जाते हैं। ऐसे में उचित जानकारी किसानों तक पहुंच सके, इसके लिए क्या व्यवस्था है आपकी तरफ से? देखिए, अभी 2 तारीख से ही अभियान चल रहा है, जागरूकता अभियान। और इस जागरूकता अभियान में अभी पैक्स के सदस्य बनाने का भी चल रहा है, और कोऑपरेटिव के माध्यम से किसान को क्या क्या सुविधा मिलेगा, इसके लिए हम लोग प्रचार प्रसार अभियान शुरू कर दिए हैं। हम पुनपुन गए थे, और इसके बाद अभी और कई प्रखंड में हम जाएंगे, और हमारे अधिकारी भी इसमें लगे हैं। और आपकी जानकारी के लिए सारे अधिकारी वहाँ बैठ के जो किसान हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं। और मैंने कहा कि जो ट्रेनर हो जाए किसान, वो फिर अपने गांव के चौपाल पर बैठ के लोगों को बताएं। तो एक के बाद एक ऐसे हम श्रृंखला बना करके और लोगों को हम जानकारी दे रहे हैं कि आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए। जलवायु परिवर्तन पे बात कर ले। जलवायु परिवर्तन की मार आप आज भी झेल रहे हैं। आज जिस तरह से शीतलहर है, जिस तरह से कोहरा छाया हुआ है, वायु प्रदूषण एक्यूआई लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, उसको लेकर के एक तय हुआ था, पैमाना तय हुआ था कि बिहार के 15% क्षेत्र को वृक्ष से भरना है। वो कब तक पूरा होने की संभावना है? आप अगर रिव्यू किए होंगे तब, या फिर रिव्यू करने की स्थिति में है, क्या स्थिति है? क्योंकि 15% अभी नहीं हुआ है, उसको आगे भी बढ़ाना है अभी, लेकिन 15% क्षेत्र में वन यानी कि वृक्ष लगाने का जो अभियान था बिहार सरकार का, वो कहाँ तक पहुँचा है और कब तक वो पूरा हो? देखिए, इसके लिए स्वाभाविक है आपका कहना है कि झारखंड बढ़ जाने के बाद हमारे पास वन क्षेत्र कम रहे हैं। 8% रह गए थे। हाँ, 8% रह गए थे।
लेकिन मैंने अपने वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि गांव में जो आहर होता है, पैन होता है, वो खाली पड़ा है, वहाँ आप वृक्ष को लगाइए, दोनों तरफ लगाइए। और जो मैंने कहा कि ये जो परंपरागत वृक्ष है इसको आप लगाइए, ये सब छोड़ दीजिए। तो इस हिसाब से हम पूरा करेंगे। एक दूसरा बात कि जब हम एनएच पर जाते हैं तो देखते हैं कि पेट्रोल पंप के आगे स्पेस रहता है, लेकिन सब 100 प्लांट लगाते हैं। तो मैंने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कम से कम हर पेट्रोल पंप पर एक बड़ा वृक्ष जो उनका लगे, पीपल हो, बरगद हो, नीम हो, जामुन हो, पाकर हो, गूलर हो, जो वृक्ष है, जो उनकी इच्छा हो, वो वृक्ष एक जरूर लगाएं, क्योंकि वहीं से पॉल्यूशन, तेल उनका जलता है, करता है। तो 100 प्लांट ना लगा करके कोई ना कोई एक बड़ा वृक्ष लगाएं, ऐसा मैंने निर्देश दिया है। और पूरा एनएच के बगल में मैंने कहा ना कि डोभी से लेके पटना से डोभी तक ग्रीन कॉरिडोर, तो ऐसे सब जगह मैंने कहा कि इसको चिन्हित कर रहे हैं कि कौन पायलट, रोड पे, प्रोजेक्ट के तहत इसको आप शुरू कीजिए। यदि एनएच लगाना चाहते हैं तो एनएच लगाए। एनएचआई के लोग यदि कहते हैं कि नहीं भाई, मैंने कहा कि आप उनको पत्राचार कीजिए, उनके पास स्पेस है कि नहीं है दोनों तरफ, नहीं है तो हम किसान से बात करेंगे। जैसे जब तक जो जलवायु परिवर्तन एक बहुत इम्पोर्टेंट है, नहीं तो आज मानव खतरे में है। आप देख रहे होंगे कि हमारे जैसे आज जो मैंने कहा ना वृक्ष, तो पशु पक्षी को भोजन नहीं मिल रहा है। भोजन कहाँ से मिलेगा उनको? ये जितने वृक्ष लगे हैं जंगली वृक्ष, उसमें फल लगता ही नहीं, तो मिलेगा कहाँ? पत्ता भी नहीं किसी काम का होता किसी है। काम का है। तो यदि जो मैंने कहा कि ये सारे वृक्ष पीपल पाकर लगेंगे तो उसमें काफी पक्षियों की झुंड बैठती है। क्या हम ये माने कि आज जो कुछ भी आपने बताया वो वाकई में धरातल पर दिखेगा, उस पर काम होगा? किस तरह से आश्वासन देना चाहिएगा? देखिए, मैं आश्वासन में विश्वास नहीं करता हूँ, काम में विश्वास करता हूँ। जी। फिर अगले 5 साल के बाद या 2 साल के बाद हम लोग मिलेंगे तो आपको खुद दिखेगा कि क्या बदलाव, क्या छोड़ेंगे भी नहीं है। हम, 1 साल बाद फिर आपको पकड़ेंगे नहीं, इसी क्योंकि चीज ये पे। आरोप लगते रहते हैं विपक्ष की तरफ से कि सिर्फ कागजी प्रक्रिया होती है, धरातल पर कुछ नहीं दिखता है। देखिए, विपक्ष का तो काम है विरोध करना, लेकिन उनका सकारात्मक विरोध नहीं होता है। उनको सरकार को बताना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। विपक्ष का भी कोई विजन होना चाहिए, विपक्ष का भी कोई वर्क होना चाहिए कि हम ऐसा चाहते हैं, आप ऐसा कीजिए। तो कोई न विजन देते हैं, न कोई काम बताते हैं, प्रस्ताव नहीं लेके आते हैं, कुछ नहीं। प्रस्ताव को देते तो हम सिर्फ शायद हंगामा करना उनका मकसद है। तो हंगामा से तो कुछ होने वाला है नहीं। चलिए ठीक है, हम ये उम्मीद भी करते हैं कि जो रोड मैप आपने तैयार किया है, जिस तरह से अगले 5 साल का लक्ष्य आपने तैयार किया है, वो वाकई में सफल हो, और उसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और साथ ही इस नए साल में एक नई उम्मीद और एक नई किरण जो आप बिहार की जनता के लिए, बिहार के लोगों के लिए लेकर आए हैं, वो वाकई में सफल रहे। बहुत शुक्रिया मंत्री जी आपका हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बिहार वासियों को नए साल की शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। आप सब लोग को भी शुभकामना, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, हमारे इस विशेष चर्चा में हमारे साथ विशेष संवाददाता राजीव रंजन भी जुड़े। उन्होंने भी कई सवाल मंत्री से पूछे, जिसका बेबाकी से मंत्री प्रमोद कुमार चंद्रवंशी ने जवाब दिया। इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।